देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि देश बदल रहा है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो बदलना होगा देश के साथ, ईटी नाउ स्वदेश के साथ। और ऐसे ही बदलते और बढ़ते भारत की कहानियां हम आपको हर रोज सुनाते हैं। आज के सुनाएंगे, देखते हैं। चलिए, ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। करीब 115 कंपनियां जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में भी हैं और ओईएम यानी कि आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं, उन्होंने 115 कंपनियों ने इसमें अपनी अर्जी दाखिल करी है। क्या डिटेल्स और है, कौन कौन से बड़े नाम हैं, सबके साथ हमारे संवाददाता दानिश आनंद जुड़ रहे हैं। दानिश, बताएं। पिछले साल ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स पीएलआई स्कीम को नोटिफाई करने के बाद सरकार को 115 एप्लीकेशंस मिली हैं और ईडी नाउ के एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज ने बताया है कि बड़ी कंपनीज जैसे कि ल्यूमैक्स, सोमा कॉमस्टार, मिंडा इंडस्ट्रीज, असाही ग्लास, जेबीएम, मिंदा कॉर्प, भारत फॉर्ज, राणे, बॉश, ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस स्कीम के अंडर अप्लाई करा है। इसके अलावा ल्यूकस टीवीएस, हेला और जेडएफ बाकी और कंपनीज हैं जिन्होंने इस स्कीम के अंडर अप्लाई करा है। ये जो पूरी स्कीम है इसका बजटरी आउटलेट 25,938 करोड़ का है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। और इस कैटेगरी के अंदर चैंपियन ओईएम्स भी है जो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स को इंक्लूड करके भी है और टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स को एक्सक्लूड करके भी है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग फिगर जो इसमें हमको मिली है वो है कंपोनेंट चैंपियन सेक्टर को लेकर, क्योंकि अकेले इस कैटेगरी में सरकार को 83 एप्लीकेशंस मिली हैं। और इससे यही पता लगता है कि जो इंडिया की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट्स को कट डाउन करना चाहती है, डोमेस्टिक नीड को तो बिल्कुल कैटर करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर कर एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करना ये चाहती है। चलिए, अब इस पे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं विस्तार में। इस पे किससे बात करें? बात करते हैं विनी मेहता से, जो कि प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है एकमा के, जो कि डायरेक्टर जनरल है एकमा के। सॉरी, अगर हम बात करें विनी मेहता से तो यहाँ पे सबसे पहले मालूम भी हमें पड़ेगा कि किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस का फॉलो हुआ और अब कैसे इसमें आगे हम देख सकते हैं। विनी सर, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जो रिस्पॉन्स है 115 कंपनियों का, ये एक्सपेक्टेड है या आपकी भी उम्मीद से बेहतर रिस्पॉन्स मिला है? उत्कर्ष, एक तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। जो भी है, आई थिंक वी आर इंडीड वेरी वेरी एक्साइटेड कि इतनी सारी ऑटो कंपनियां आगे आई, उन्होंने अप्लाई किया। एक तरीके से ये दर्शाता है कि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री काफ़ी सक्षम है और कॉन्फिडेंट है आगे स्पर्धा के लिए और विश्व स्तर की स्पर्धा के लिए। अगर मैं कहूँ तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ जिस तरीके से ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया स्कीम को। आगे देखते हैं। विनी सर, मैं किसी और कंपनी से भी कुछ समय पहले बात कर रहा था, उन्होंने कहा अभी तो शुरुआत है, लड़ाई लंबी है अगर हमें वाकई में आत्मनिर्भर बनना है। और शुरुआत में आपको भी पता है कि जब पीएलआई स्कीम बन रही थी तो पहले थोड़ा सा फोकस था वो कॉन्टेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ पर दिया गया था। फिर सरकार का कहना था, और जैसे हमारे सूत्रों ने बताया था कि भाई पीएमओ का इंटरवेंशन आया था कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। यहाँ से अब आज ये स्कीम अनाउंस हुई है, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, से आत्मनिर्भर बनने तक, एक उस समय तक कि हम चाइना में ना देखें, कि हम ताइवान ना देखें, कि हम यूरोप ना देखें, कंपोनेंट सप्लाई के लिए कितना समय लग जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि आज की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्लोबल है और जो हमारी वैल्यू चेन है या सप्लाई चेन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और एक तरीके से एक ग्लोबल इंडस्ट्री की वैल्यू चेन होने की वजह से कुछ हद तक एक दूसरे पे निर्भर भी है। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि जो हमने देखा पैंडेमिक के दौरान खासकर कि वैल्यू चेन्स को, सप्लाई चेन्स को डी-रिस्क करना बहुत ज़रूरी है और उसे मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरह से हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही है इंडस्ट्री को इंडिया में मेक इन इंडिया के लिए,
और जिस तरीके से ये पीएलआई स्कीम आई, केवल पीएलआई स्कीम नहीं है, आपको देखना पड़ेगा टुगेदर, जैसे हमारी पीएलआई एसीसी बैटरी की है और पीएलआई है ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, और जो फेम 2 स्कीम को एक्सटेंशन मिला है, ये तीनों स्कीम को अगर आप एक साथ मिलाकर देखें तो एक तरीके से काफी अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी इंडिया में उभर के आ रही है। और मैं बहुत खुश हूं कि जिस तरीके से ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि एकदम से आप सप्लाई चेन, क्योंकि इस स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वैल्यू चेन्स के वो सेगमेंट जो इंडिया में अभी नहीं है या वीक हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए, किस तरीके से स्ट्रेंथन करा जाए। तो एक तरीके से ये एक स्कीम का फोकस यही है कि किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएं, केवल डोमेस्टिक मार्केट के लिए ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो ये बहुत मतलब मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी टाइमली स्कीम, एंड आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द इंडस्ट्री विल मेक द बेस्ट ऑफ इट। उत्कर्ष? क्या आपको लगता है कि ये इस स्कीम के बाद एटलीस्ट जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो भी पूरी हो सकती है? और अगर जैसे आपने कहा कि जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट में बहुत बड़े प्लेयर है अभी भी, तो आपको लगता है कि ये जो चाइना से डीलिंग की जो प्रोसेस हम काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इसमें? उत्कर्ष, एक बार दोबारा पूछें, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। चाइना से बहुत जो यही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस समय चाइना में बन रहे हैं, उनसे खुद को डीकपल करा जाए और एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री इंडिया में बनाई जाए, या बल्कि हम सोच रहे थे कि चाइना रहित कोई और यूरोप जैसे देश है कहीं और हमारा एक बेस बने। तो क्या इससे कम से कम जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक नीड्स है एडवांस टेक्नोलॉजी की, वो पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल उत्कर्ष, आपने बिल्कुल सही दिशा में इंगित किया है। जो बिल्कुल ये सारी स्कीम्स हैं, दे आर इन कन्फॉर्मेंस विद द गवर्नमेंट्स लार्जर objective on environment, on climate change or energy security and safety in mobility. तो ये एक तरीके से एक जो भव्य विजन है उसकी पूर्ति की दिशा में ये स्कीम आई थिंक इज प्रोबब्ली द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो सेगमेंट्स ऑफ द वैल्यू चेन नहीं है इंडस्ट्री में इंडिया में आज की डेट में, किस तरीके से उनको इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाए। और आप जैसा जानते हैं कि फोकस है ईवीज की ओर, फोकस है ऑन हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स, फोकस है ऑन फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स। तो डेफिनेटली और चूंकि ये एक नया सेगमेंट है, तो जिस तरीके के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है स्कीम के इंसेंटिव्स को क्लेम करने के लिए, तो वो आप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से ही नहीं मिल पाएगा आपको। यू नो, यू हैव टू परफॉर्म नॉट जस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट बट यू आल्सो हैव टू बी एक्सपोर्टिंग। So therefore, I think as you have said कि हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और हम मानते हैं कि चूंकि अगर कंपोनेंट इंडस्ट्री की दृष्टिकोण से देखें आप, तो आज हमारा एक्सपोर्ट काफी अच्छा है। हम करीब 30% अपनी प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री सक्षम होगी कि वो एक्सपोर्ट भी करे। और I think people who have applied are definitely very confident. It reflects in our confidence that we will be able to meet the challenges put forth by the scheme. मेरे से एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि एक तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जो बाहर वाले देशों में अभी अवेलेबल है, हिंदुस्तान में नहीं। एक टेक्नोलॉजी, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, ईवी टेक्नोलॉजी अभी पूरी दुनिया में उठ के आ रही है। और जिस तरीके से इंडिया में इस समय डिमांड है, जिस समय से ओईएम्स का इंटरेस्ट है, इस टू व्हीलर में तो
अब प्रोडक्ट भी देखने को मिले। ईवी का जो रेवोल्यूशन, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की, उसको इंडिया लीड कर सकता है, एक तो ओईएम की दृष्टि से भी और कंपोनेंट की दृष्टि से भी, गिवन द फैक्ट हमारे पास टीम है, हमारा सरकार का राइट इंटेंट है, और अभी मार्केट नेशन स्टेज पे, ऐसा नहीं कोई पैरेलल मार्केट है, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। उत्कर्ष, जो स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किस तरीके से ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, और ऑफ कोर्स अगर आप देखें, जैसे आज की डेट में भी अगर देखें तो कई सारे व्हीकल सेगमेंट्स हैं, जैसे 2 व्हीलर्स में हम वर्ल्ड नंबर 1 हैं, या ट्रैक्टर्स में भी हम वर्ल्ड नंबर 1 हैं, पैसेंजर कार्स में आज की डेट में हम वर्ल्ड नंबर 5 हैं। तो जो इंडियन इंडस्ट्री है वो अपने आप में काफी कैपेबल इंडस्ट्री है, और हम मानते हैं कि इस स्कीम के जरिए हम किस तरीके से, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या जो मोबिलिटी रीडिफाइन हो रही है, उस तरीके से, उस माहौल में हम किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को रेलेवेंट रख पाएंगे और अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रख पाएंगे। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया विनी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस ऑटो पीएलआई का जो रिस्पॉन्स है उसमें थोड़ा सा और जानकारी देने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि पीएलआई स्कीम की इससे बेहतर और टाइमिंग नहीं हो सकती थी। ये कहा है मिंडा इंडस्ट्रीज के सीएफओ सुनील बोहरा ने। इससे रोजगार के मौके मिलेंगे, निवेश बढ़ेगा। आइए उनकी बात को भी सुन लेते हैं। पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, सो टाइमिंग वाइज इससे बेहतर समय नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम ओवरऑल सारे पीएलआई की बात करें तो काफी सेक्टर्स में पीएलआई गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस करी है, और इस समय जहां पे हर कोई यह चाह रहा है कि उसका जो सप्लाई चेन है वो डे रिस्क हो। हमें पता है कि एक कंट्री से मतलब काफी एक्सपोर्ट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, और हर कोई अपनी सप्लाई चेन को डीरिस्क करना चाह रहा है। उस समय पे ये पीएलआई स्कीम का आना ये एक्चुअली बहुत ही फायदेमंद हो सकता है इस पूरे देश के लिए, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिकॉज इस पीएलआई स्कीम में जो इंसेंटिव्स हैं वो इंसेंटिव्स काफी अट्रैक्टिव हैं। हम ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो इंसेंटिव करीब 8% या उससे ऊपर है, जो कि आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को काफी तक सपोर्ट करता है। आज तक हम ये बात करते थे कि भारत में काफी ऑटो कंपोनेंट्स का इंपोर्ट है, तो हम इस पीएलआई स्कीम से हमको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत में काफी निवेश होगा, बिकॉज काफी हद तक जो एडिशनल प्रोडक्शन है एडवांस टेक्नोलॉजीज में या ईवी प्रोडक्ट्स में जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आईसी इंजन में भी जाते हैं, जो कि मोर टेक्निकल ओरिएंटेड है, तो उनका जो उत्पादन है भारत में बढ़ने की उम्मीद है। इस पीएलआई स्कीम के साथ में काफी निवेश होगा, उससे काफी जो हमारा आयात हो रहा है कंपोनेंट्स का उसमें एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज की। पिछला साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी कामयाबी भरा रहा। ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने बल्कि काफ़ी नए कीर्तिमान रचे हैं। क्या क्या है कीर्तिमान, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। पिछला साल यानी साल 2021 ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जहां साल 2021 में एक साल में 10 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स का निर्माण किया गया। वहीं 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट किए गए। ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के इतिहास में यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं घरेलू बिक्री की बात की जाए तो साल 2020 में 8,02,670 यूनिट ट्रैक्टर बेचे गए थे, जबकि साल 2021 में कुल घरेलू बिक्री 13% बढ़कर 9,03,724 यूनिट हो गई। वहीं एक्सपोर्ट 61% बढ़कर 1,24,901 हो गया, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। साल 2020 में कुल 77,378 ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट किए गए थे। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 में 10 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन हुआ, 9 लाख से ज्यादा घरेलू सेल हुई और 1.25 लाख के करीब निर्यात हुआ, जबकि साल 2020 में 8 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन हुआ, 8 लाख से ज्यादा घरेलू सेल हुई और 77,000 के करीब निर्यात हुआ। इससे पहले साल 2019 में 7,75,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन हुआ,
7 लाख से ज्यादा घरेलू सेल हुई और 80,000 के करीब निर्यात हुआ। हालांकि दिसंबर 2021 में ट्रैक्टर उत्पादन और घरेलू बिक्री 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसके कई कारण हैं, लेकिन सालाना रिकॉर्ड देखा जाए तो ये साल ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के लिए काफी बेहतर रहा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए बात कर लेते हैं अब सर्दियों के सीज़न के कपड़े यानी कि विंटर क्लोथिंग की। सर्दियों के सीज़न में कपड़ों की बिक्री इस बार काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन कोरोना की मार जो है वो कपड़ों की सेल पर भी पड़ी है। कोरोना के चलते शादियों का सीज़न जो है वो फीका पड़ गया है, कई जगह प्रतिबंध लग गए हैं, जिसके चलते दिसंबर तक जहां विंटर वेयर सेल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, इस जनवरी में बिक्री में गिरावट देखी गई। ज़रा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता कृतिका अरोड़ा। विंटर वेयर की सेल्स काफी अच्छी रही हैं इस साल, और ये इस वजह से क्योंकि काफी ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर गिर रहा है और वेडिंग्स थी, नवंबर दिसंबर में फेस्टिविटीज थी और रिवेंज शॉपिंग भी लोग कर रहे थे पैंडेमिक के बाद। लेकिन विंटर वेयर मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल करने वाली कंपनी ये कहती हैं कि जहां दिसंबर तक सेल्स काफी अच्छी रही, जनवरी में बहुत ज्यादा डिप देखने को मिल रहा है क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं कंट्री में और अथॉरिटीज अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, वेडिंग्स भी कर्टेल हो गई हैं, लोग एक स्टोर के टाइमिंग्स बंद गए हैं, लोग वीकेंड्स पे बाहर नहीं निकल सकते, वीकेंड कर्फ्यू है, तो इस वजह से वो कह रही हैं कि काफी ज्यादा टिप देखने को मिल रहा है विंटर कलेक्शन की डिमांड में। डॉलर इंडस्ट्रीज कहता है कि उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि उनका 20% इम्प्रूवमेंट होगा सेल्स में, लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं सिर्फ उनकी वॉल्यूम्स मार्जिनली ही थोड़ी ऊपर गई हैं। और इसी तरीके से मोंटे कार्लो ने भी कहा है कि प्री पैंडेमिक लेवल्स उनकी सेल्स टच कर गई थी दिसंबर तक, लेकिन अब क्योंकि इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी डैम्पन हो गया है, क्या रहेगा इस क्वार्टर में नहीं कहा जा सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ गए हैं विनोद कुमार गुप्ता जो कि एमडी हैं डॉलर इंडस्ट्रीज़ के, और संदीप जैन जो कि ईडी हैं मोंटे कार्लो के। सबसे पहला सवाल मैं विनोद सर आपसे लेना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर तक विंटर का जो सेल था कलेक्शन का वो कैसा था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 में विंटर प्रोडक्ट्स की जो थर्मल्स हम प्रोड्यूस करते हैं और बाजार में बेचते हैं उसकी सेल सो रही है। सो इन द सेंस जो ग्रोथ हमने सोचा था वो ग्रोथ हम नहीं कर पाए क्योंकि विंटर इस साल विंटर सीजन ने धोखा दिया है। बट बाय हुक और क्रूक वी हैव बीन एबल टू मेंटेन द सेल्स एज पर द लास्ट ईयर नंबर्स। प्लीज संदीप सर आपके पास आना चाहता हूं मैं कि पिछली तिमाही में किस तरह की डिमांड रहेगी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या? विंटर कलेक्शन का डिमांड तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर था उसमें कोई कोविड के केसेस नहीं थे और सेकेंडली इकोनॉमी एक बहुत अच्छे तरीके से रिबाउंड हुई थी और वैक्सीनेशन की स्पीड काफी इंक्रीज होने के कारण एक कॉन्फिडेंस भी लोगों में आया था। तो थर्ड क्वार्टर जो अभी हमने देखा था तो उसमें डिमांड भी अच्छी थी और मोर ओवर एक वेडिंग सीजन था जो काफी अच्छा रहा इस साल क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कोविड की खास कुछ, तो इन सब कारणों से काफी अच्छा क्वार्टर गया ये। जो बात संदीप सर ने कही उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि कोविड के जो बढ़े मामले उनसे कितना असर पड़ा है सेल पर? जी इसका देखिए विंटर के सेल के ऊपर पेंडेमिक का कोई विशेष असर नहीं है क्योंकि एक सीजनल प्रोडक्ट है। अगर ठंड अच्छी पड़ती है तो लोगों के पास चॉइस नहीं होती है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेयर बेसिक प्रोडक्ट बनाते हैं विंटर का, जिसके बगैर लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, उनको चाहिए ही चाहिए। तो पेंडेमिक हो चाहे नहीं हो सेल विंटर की फिर भी निकल कर आती है। पिछले अगर 2-3 सालों की हम बात करें तो विंटर सीजन बहुत अच्छा गया था और हमने प्रत्येक साल 10 से 12% का ग्रोथ मार्क किया था। पेंडेमिक था उसके बावजूद भी हमने ग्रोथ लिया, लेकिन इस वर्ष चूंकि विंटर सीजन बहुत पुअर है और इस वजह से ग्रोथ हमें नहीं मिल पाया, बट वी हैव बीन एबल टू मैनेज द लास्ट ईयर नंबर्स।
संदीप सर, जो कमी आ रही है खरीदारी में, उसकी वजह केवल जो प्रतिबंध लगाए गए हैं पैंडेमिक की वजह से वो है, या कोई और वजह भी है इसकी? देखिए, अगर हम जनवरी स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही है वो गवर्नमेंट के एक्शन से आ रही है। जैसे रिस्ट्रिक्शंस अभी अगर हम दिल्ली में देखें तो वहाँ पे स्टुपिडिटी डिसीजंस हो रहे हैं, ऑड इवन लगा दिया और साथ में वीकेंड का लॉकडाउन लगा दिया, और हरियाणा में 6 बजे के बाद शॉप्स क्लोज हो जाती हैं, और कई जगह पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, कहीं पे संडे क्लोज है। तो वैसे डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप कस्टमर को मतलब हाँ शॉपिंग करने जाने नहीं दोगे, और सेकेंडली जो वेडिंग्स हैं बिल्कुल आपने कर्टेल कर दी हैं, दिल्ली में 20 बंदे अलाउड हैं, ऐसी कई जगह पे 50 है, तो उन कारणों से डिमांड पे जरूर फर्क आएगा। सर, कल हम बात कर रहे थे समर क्लोथिंग की, क्योंकि कॉटन के जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से समर कलेक्शन में जो दाम बढ़ रहे हैं। विनोद सर, आपसे सवाल है, क्या विंटर कलेक्शन में भी हम देख सकते हैं कुछ दाम बढ़ने का इरादा है, कुछ इस तरीके का? देखिए, जनवरी में हमारे लेवल पे सेल नहीं होती है, जो सेल होती है वो रिटेलर्स के टेबल पे होती है। तो रिटेलर्स के पास ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा जो माल गया हुआ है वो उसको खाली करते हैं, और फर्दर बाइंग बहुत ही फूक फूक कर वो करते हैं, क्योंकि अगर माल उस रिटेलर पॉइंट पे बच जाता है तो उसको पूरे 1 साल तक अपने काउंटर पर उसको उसकी रखवाली करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो भी रिटेलर्स है, इस जनवरी और फरवरी में कितने भी ठंड पड़े, उनकी जो बाइंग होती है बहुत रिस्ट्रिक्टेड बाइंग होती है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। और हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, चूंकि हमने जो माल बेचा उनके पास भी स्टॉक कुछ ना कुछ रहता ही है, वो उसी स्टॉक को ऑफलोड करने में लगा रहता है, फ्रेश बाइंग हमसे नहीं करते। संदीप सर, हम अक्सर बात करते हैं प्री कोरोना लेवल्स की और पोस्ट कोरोना लेवल्स की। पिछले 2 साल से महामारी चल रही है, पर अभी जो फिलहाल पिछले कुछ समय में जो सेल हुई है, क्या वो प्री कोरोना लेवल से बेटर हुई है? क्या वो कोरोना के पहले वाले जो पीक्स थे उन तक पहुंच पाई है, उनको तोड़ पाई है? नहीं, प्री पेंडेमिक लेवल से डिमांड काफी इंप्रूव हो चुकी है। अगर हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें, जो हमने पहले 3 क्वार्टर हमारे गए हैं वो प्री कोविड लेवल से काफी अच्छी ग्रोथ के ऊपर गए हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं था। अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इसी क्वार्टर में शुरू हुई है बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन। विनोद सर, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, कई बार दाम बढ़े हैं, क्या किस तरीके का एवरेज प्राइस इंक्रीज हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, हम बताएंगे क्या आप? देखिए, अगर हम बात करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हमने 3 बार प्राइस हाइक ले लिए हैं। एक बार हमने अप्रैल के महीने में लिया था, उसके बाद सितंबर में लिया, उसके बाद हमने दिसंबर में लिया। तीनों प्राइस हाइक अगर हम मिलाते हैं तो लगभग 13 से 14% का प्राइस हाइक हमने लिया है। और हमारे ट्रेड में प्राइस हाइक लेना हमारे लिए खूब ज्यादा मुश्किल का विषय नहीं है। जब भी हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस या अदर प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई भी इजाफा होता है तो हम लोग इमीडिएटली एक एसोसिएशन की मीटिंग बुलाते हैं, और उस एसोसिएशन में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ प्राइस हाइक के ऊपर डिस्कशन होता है, और उसको यूनिवर्सली हम लोग लागू कर देते हैं। चलिए, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वदेश खबर के इस एडिशन के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें, और याद रहे कोरोना गया नहीं है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत सख्ती से पालन करना है।